तो अपने क्लास 11 का अकाउंटेंसी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, एकदम स्टार्ट टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सब कुछ अपने रिवाइज करते हुए एकदम लास्ट तक फाइनल अकाउंट्स तक पूरा रिवाइज करेंगे, राइट। एंड दिस रिवीजन विल ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को अच्छे से रिवाइज कराए जाएंगे। इसमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखा जाएगा कि आप लोग अगर ये रिवीजन अच्छे से अटेंड करते हो तो यू आर एक्चुअली ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम देन एंड देयर, ओके। जो थियोरेटिकल चैप्टर्स रहेंगे उसमें अपने कोई इलस्ट्रेशन एज सच नहीं करेंगे, बट वो डिस्कशन ही इतना रोबस्ट, इतना कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, उसको सॉल्व कर पाओ। एंड जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जिसमें कुछ सम्स वगैरह आते हैं, उसका जो अपने सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है ना, 2-3 कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन जिसमें सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन अपने रिवीजन में कवर करेंगे, सो दैट आपका उसके साथ में चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और अगर कोई इजी सा सम आता है तो वो आप लोग आराम से कर भी पाओ, क्योंकि अपने जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है एंड कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर होता है वो अपने सारा कवर करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अपने जब सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ये होता है कि सर वाई अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग क्यों पढ़े। इसका आंसर हम लोग को देता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। सर अकाउंट्स हम लोग को इसलिए करना है बिकॉज एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करते करते एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये पता करना होता है कि पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद उसका क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड थिंग सर, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ये पता करना होता है कि उसके पास क्या असेट, क्या लायबिलिटी, क्या उसका कैपिटल बचा हुआ है, बैलेंस क्या है, क्या डेटर्स लोग का अल्टीमेटली क्या बैलेंस बचा, क्रेडिटर्स लोग का क्या बैलेंस बचा, उसका ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट। दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव। एक और ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड जो बैलेंस शीट अपने बनाएंगे जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, ये दोनों अपने को स्टेक होल्डर्स लोग को कम्युनिकेट करना पड़ता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है, अपने बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपना बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपने बिजनेस में कैसा असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है, इसमें इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों को। अपने बात करेंगे उसके बारे में भी, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेक होल्डर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वो लोग को अपने कम्युनिकेट कैसे करें, अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे कम्युनिकेट करें, अपने बिजनेस का पोजीशन कैसे कम्युनिकेट करें, that is communicated through financial information, financial accounts, and financial statements is prepared by doing accounting only, right? So these are the three main objectives of doing accounting. आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखना। सर क्या क्या बोले सर? टू determine प्रॉफिट या लॉस, टू determine the financial position, जिसके लिए अपने बनाते हैं बैलेंस शीट, एंड इट इज टू communicate financial statements to the stakeholders, एंड एक और ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो कि सर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द, राइट। तो अपने बिजनेस में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है जो ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई होगा, ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है वो भी अपने रिवाइज करेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन का एक हम लोग के पास पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, सो दैट हम लोग को बाद में जाके कभी भी जरूरत पड़ा तो हम लोग रेफर बैक कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट इज फुलफिल्ड बाय डूइंग अकाउंटिंग। ओके सर, अकाउंटिंग क्यों करना है ये बात हम लोग को समझ में आ गया, बट अब सर ये बताइए व्हाट इज एक्चुअली अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है, क्या बोले फिर से, ये डेफिनेशन अपने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से लर्न किए हैं, लर्न इनफैक्ट करना नहीं पड़ा बिकॉज इतने अच्छे से अपने समझ चुके हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिग इन नहीं करेंगे, लेकिन
जो बात है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हम लोग को एक तरीका बताता है कि कैसे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको कैसे क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई जब करते हैं तो क्लासिफाई करने के बाद हम लोग के पास लेजर अकाउंट्स बन जाता है, लेजर का हम लोग एक समरी बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और उस समरी से, ट्रायल बैलेंस जो एक समरी है, उस समरी से हम लोग एक यूजफुल समरी बनाते हैं, राइट, जिससे हम लोग को कोई रिजल्ट अपना पता चल पाए, उससे ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। फिर उसके बाद उसका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास बन गया, राइट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड जो एक एक ट्रांजेक्शन हो रहा है वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ट्रांजेक्शन का जब मतलब पढ़ेंगे ना तब अपने समझेंगे एक्चुअली रिकॉर्डिंग किसका होता है। रिकॉर्डिंग हर एक एक्टिविटी का थोड़ी ना होता है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता है। ओके, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स thereof to the interested users। मतलब अकाउंटिंग एक वो एक्टिविटी है, वो एक आर्ट है जो जो हम लोग को बोलता है कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना है, और फिर कैसे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। ये सारा जो एक्टिविटी है, ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग को इसमें और क्लियरिटी आ जाएगा। अकाउंटिंग भी अलग अलग तरह का होता है, देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अपने को जो जानने का जरूरत है उसमें सर एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने अभी कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट में अपने को जो पढ़ना है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर दूसरा जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। और भी होते हैं, अभी तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एंड वेरियस मेनी अदर्स ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर देयर। बट आपको जो अभी जानने का जरूरत है वो यही है कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, दीज आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें से अभी जो अपने पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जैक्टली हम लोग को बिजनेस का क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ और बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये बताता है। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एक्चुअली डन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनेगा, वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, राइट। जैसे ओनर खुद भी यूज करेगा और मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली यूज करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट भी इसको यूज करेगा, गवर्नमेंट भी देखेगा कि क्या मेरे को इसी इनकम के ऊपर, सही इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा है क्या, तो वो भी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही इंफॉर्मेशन यूज करेगा। फिर बैंक से अगर लोन लेने जाएंगे तो बैंक भी बोलेगा मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है वही वाला देंगे, राइट। फिर अपने क्रेडिटर से उधार में लेंगे तो क्रेडिटर बोलेगा एक बार अपना बैलेंस शीट दिखाओ, तो वो भी अपने को जो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके जो अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं वही दिखाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन to determine the profit or loss and to determine the financial position, and then this information is communicated to the stakeholders, all the users, right। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपको ज्यादा डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, खाली इतना जानो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब एज पर लॉ बिजनेस एंटिटीज को क्या करना पड़ता है कि अपना अकाउंट्स का ना चेकिंग करवाना पड़ता है, राइट, कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है।
राइट, किसी से चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ता है, चेकिंग करवाना पड़ता है, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बता रहे हो, दिखा रहे हो, वो करेक्ट है, वो सही है, तो बाकी लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये काम करना पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनते हैं, राइट, कुछ MIS रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं, जो कौन यूज करता है? मैनेजमेंट और ओनर खुद यूज करता है, बिजनेसमैन खुद यूज करता है, वो बाकियों को नहीं देता है, बाकियों को नहीं बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट्स है वो बाकी लोग के लिए नहीं होता है, वो इंटरनल यूज के लिए होता है, खाली इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, ऑल द स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं होता है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर द ओनर एंड द मैनेजमेंट, जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो बिजनेस को कैसे रन करना उसके लिए डिसीजन लेंगे, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इंटरनल यूजर के लिए होता है, और उसको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लोग को कम्युनिकेट नहीं करना होता है। इसका कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने का कोई जरूरत नहीं है। और अपने अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी आर नॉट स्टडिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोग जब हायर स्टडीज करोगे तो हायर स्टडीज में एक अलग सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, राइट, कुछ समझ लो कोई रॉ मटेरियल यूज करके, राइट, मान लो जैसे ये एक पेन है, तो ये एक पेन कैसे बना? इस कोई रॉ मटेरियल था, कोई प्लास्टिक होगा, कोई मेटल होगा, वो सबको यूज करके प्रोसेसिंग में गया होगा, प्रोसेसिंग करके वो फिनिश गुड्स बना होगा। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में इस फिनिश गुड्स का एक एक पेन का क्या कॉस्ट पड़ा, इसका भी एक अलग अकाउंटिंग है, वो भी आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ? वो कॉस्टिंग निकालने पे फोकस करता है कि एग्जैक्टली कॉस्ट क्या पड़ा इस पेन का। तो अगेन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो फॉर इंटरनल यूजर्स ओनली, खाली ओनर और मैनेजमेंट के लिए। ओनर और मैनेजमेंट एकदम भी नहीं चाहेगा कि बाहर वालों को इसका कॉस्ट पता चले, राइट, आउटसाइडर्स को पता चले नहीं चाहेगा कि कितना कॉस्ट पड़ रहा है, राइट। मान लो ये वाला पेन वो लोग बेच रहे हैं, कंपनी बेच रहा है 100 रुपए में, इसका कॉस्ट पड़ा 40 रुपीज। क्या कंपनी किसी को बताना चाहेगा कि देखो ये पेन सिर्फ 40 रुपीज में बन गया? नहीं बताना चाहेगा ना, वो तो 100 में बेचना चाहता है, 100 में बेचना है उसको, 100 रुपीज में बेचना है, राइट। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपोर्ट्स आर वेरी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज केप्ट विथ मैनेजमेंट एंड द ओनर्स इटसेल्फ। डिसीजन मेकिंग में वो लोग यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन को, बाकी स्टेक होल्डर लोग के लिए नहीं होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है, और इसका भी कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का जरूरत तो सिर्फ तब पड़ता है सर जब बाहर वालों को इंफॉर्मेशन दे रहे और बाहर वाले उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, तो कहीं कंपनी बाहर वालों के साथ चीटिंग ना कर ले, इसीलिए चेकिंग करवाने का जरूरत है, एंड इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चेकिंग का जरूरत है, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन financial statements for all the stakeholders statutory audit is done। ठीक है, मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का दोनों इंटरनल रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट helps in decision making to owners and management। private and confidential, not shared with outsiders। ये बात अपने को समझ में आ गया, बट यहां पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि सर आप यहां पे लिख रहे हैं हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा है, ये क्या मैनेजमेंट को हेल्प नहीं करता है डिसीजन मेकिंग में? हाँ, ये भी हेल्प करता है, राइट, बट कंप्लीटली इसके बेस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। डिसीजन लेने के लिए और भी बहुत सारा रिपोर्ट्स चाहिए होता है, एंड देयर बाय कम्स द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Okay, so this also helps, financial accounting also helps
डिसीजन मेकिंग, राइट। बट खाली इसके बेस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर खाली डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता मैनेजमेंट। बड़े बड़े एंटिटीज में मैनेजमेंट रिपोर्ट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत भी पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में खास करके, राइट। हायर स्टडीज में आप लोग अलग से ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। ओके, नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, राइट। तो बात करते हैं, अभी अभी अपने जब बात किए अकाउंटिंग का डेफिनेशन, तो उसमें अपने क्या पढ़े, अपने बोले सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इनफैक्ट लास्ट में कम्युनिकेटिंग भी आता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, राइट। जितना भी एक्टिविटीज जो 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 स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस इन्वॉल्व है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिख दिए। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यही है, ठीक है। क्या सब चीज, क्या चीज का रिकॉर्डिंग करें, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करिए, फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना है, ठीक है। ये सारा एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो रिकॉर्डिंग को अपने बोलते हैं अकाउंट्स में जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स, राइट। यही सब अपना चैप्टर बनने वाला है, यही सब अपना क्लास 11 का बाद में जाके चैप्टर्स है जिसको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रांजेक्शन को रीड करो, उसको रिकॉर्ड करो, या तो जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करो, या सब्सिडियरी बुक्स अपने पास, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिर क्लासिफाई का मतलब सर, जो आप रिकॉर्डिंग कर दिए ना, उस उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाइए, कुछ ऐसा करिए कि जो एक तरह का अकाउंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जो एक ही तरह का बात आप बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कहीं एक जगह लेकर के जाइए, उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। एक तरह के आइटम्स को एक साथ रखना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, राइट। वो अपने करते हैं थ्रू लेजर्स। समराइजिंग में दो पार्ट आता है, एक आता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा आता है फाइनल अकाउंट्स, राइट। ध्यान से समझना, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस क्या हुआ सर, ये जो लेजर अपने बनाए ना, सारा लेजर का लास्ट में कुछ बैलेंसेस बच जाता है, उस बैलेंसेस का एक समरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड वो ट्रायल बैलेंस क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, हम लोग को उसको बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल बनाने के लिए हम लोग उस ट्रायल बैलेंस को बेस लेकर के ही, ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम लोग अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम लोग को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, पता चलता है कि साल भर कर बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, एंड क्या हम लोग आज के डेट में फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट। तो समराइजिंग ही हो गया ये दोनों, ये इतना ऑर्गेनाइज्ड समरी नहीं हुआ और ये बहुत ऑर्गेनाइज समरी हो गया फाइनल अकाउंट्स, राइट। दोनों ही समरी है। उसके बाद अपने उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये सारा एक्टिविटी इन्वॉल्व है आप लोग के क्लास 11 के सिलेबस में, फाइनल अकाउंट्स तक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग वाला पार्ट अपने थोड़ा बहुत करेंगे, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर जब अपने करेंगे क्लास 12 में। एंड कम्युनिकेटिंग आप लोग के क्लास 11 के 12 के सिलेबस में नहीं है, इट इज नथिंग, बस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर को बांटो, राइट। इसमें कुछ करने का ज्यादा था नहीं। ओके, नाउ ध्यान से समझो, ये वाला जो पार्ट है, रिकॉर्ड करना, फिर लेजर पोस्ट करना और फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, दिस पार्ट, राइट, ये रेड बॉक्स देख रहे हो, ये वाला पार्ट को अपने बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, है ना। मतलब जस्ट कोई ट्रांजेक्शन को देखो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको एक जगह लेकर के जाओ, लेजर पोस्टिंग क्लासिफिकेशन कर दो और उसका एक समरी बना दो। ये बहुत बेसिक सा क्लरिकल सा वर्क है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं होता है, और ये कोई एक क्लरिकल स्टाफ भी कर सकता है, कोई बहुत अच्छा अकाउंटेंट होना कोई इसके लिए जरूरत नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन हो गया जिसको बोलते हैं बुक कीपिंग, राइट। रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन,
राइट, दैट इज बुक कीपिंग, जो रेड मार्क किया हुआ है। एंड अगर ये कंप्लीट बात करें, पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह तो इन्वॉल्व है ही, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर अकाउंटिंग का डेफिनेशन में, राइट। ये सब कुछ अगर हो रहा है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सर, बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म, अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म। बुक कीपिंग can be done by a clerical staff also, it is just a record keeping function. Bookkeeping, accounting does not end at trial balance, it continues preparing final accounts and then communicating the results, right? Bookkeeping doesn't give us the financial statements, accounting gives us the financial statements. Okay सर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का हम लोग को आइडिया लग गया, राइट। इसमें एक और बात बोलते हैं क्या ना, bookkeeping is the starting of the accounting, and accounting doesn't end at bookkeeping, it in fact starts at where the bookkeeping ends. Accounting starts where bookkeeping ends. Actually यहां से accounting start होता है, पता है। फाइनल अकाउंट जब बनाने के लिए बैठते हैं ना, दैट इज वेयर अपना नॉलेज काम आता है थोड़ा बहुत, राइट। तो दैट्स वाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का अपने को डिफरेंस समझ में आ गया सर। नाउ द क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी जो वर्ड है ना, इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर अपने को ये अकाउंटिंग करना है, जिसको ध्यान में रखते हुए अपने रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, सारा एक्टिविटी करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये जो अपने जितना भी कुछ करेंगे, ये सब एक प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे। कोई एक लॉ बना हुआ है, कोई एक रूल बना हुआ है, कोई एक नॉलेज है जिसको ध्यान में रखते हुए ये सब करना है, तभी तो अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। दिस बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इसका नॉलेज जहां लिखा हुआ है, जो अपने पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट, दिस इज अकाउंटेंसी। ओके, तो आई होप आप लोगों को बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा है। यहां पे आप लिख सकते हो, अकाउंटेंसी is the body of knowledge based on which accounting is done. Okay, now what is the advantage of accounting? Very simple, advantage of accounting तो अपने ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, कि अकाउंटिंग क्यों करे, राइट, वो सब काम अकाउंटिंग करता है, यही हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज है सर। अकाउंटिंग करने से एक तो सारे ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। फिर गवर्नमेंट बोलता है कि आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तो एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरा होता है। फिर हेल्प्स इन determining profit and loss and financial position. Helps in communicating the results to the stakeholders. स्टेक होल्डर्स वर्ड का मतलब होता है जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्टेड है बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग को बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ओके सर, ये तो एडवांटेजेस आप जो बताए ना, इसमें तो कोई नया बात नहीं बताई, ये तो हम लोग को पहले ही पता चल चुका। इतना देर से यही तो बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग में करना क्या है, और ये सब करते हैं तो उससे हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाता है, एक रिकॉर्ड रहता है हम लोग के पास, यही एडवांटेज भी है, ठीक है, मान लिया। लेकिन सर कुछ लिमिटेशन है क्या, क्या कुछ कमी है क्या अकाउंटिंग में, कुछ ऐसा चीज है क्या जिसका अकाउंटिंग ध्यान नहीं रखता है? हाँ, कुछ कुछ चीज है, ध्यान से देखो। अकाउंटिंग फोकस ऑन हिस्टोरिकल
क्या होता है, अकाउंटिंग ना जो बीत गया उसका बात करता है, अरे आगे का प्लानिंग का ज्यादा बात नहीं करता है। जब अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना हायर स्टडीज में, वो बात करेगा एडवांस का, डिसीजन मेकिंग का बात करेगा, अब आगे क्या करें वो डिसीजन लेने के बारे में बात करेगा। और अकाउंटिंग बात क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बात करता है कि जो पीछे हो चुका उसका रिकॉर्डिंग करो, आगे का नहीं सोचता है, खाली पीछे का सोचता है, हिस्टोरिकल बात के बारे में बात करता रहता है। और बोलता है कि अच्छा ठीक है, देखो इतना दिन ये सब करके हम लोग को ये प्रॉफिट हुआ, पीछे लास्ट हम लोग का इतना प्रॉफिट हुआ, इतना सेल, इतना हम लोग का लॉस हुआ, या फिर ये हम लोग के पास अब बैलेंसेस बचा हुआ है, राइट। पुरानी बातों का वर्णन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पुरानी बातों पर, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर ही तो आगे का डिसीजन लिया जाता है ना, राइट। बट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। दूसरा, बहुत जगह अकाउंटिंग में ना अजम्पशंस इन्वॉल्व है, मतलब कुछ कुछ अज्यूम करके आगे बढ़ता है, राइट। जैसे क्या होता है, अकाउंटिंग ये मान के चलता है, अज्यूम करता है कि बिजनेस हमेशा हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न वर्ड अपने पढ़ेंगे, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये अज्यूम करके रखा है अकाउंट। फिर अकाउंट्स क्या करता है, ये अज्यूम कर लेता है कि मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो ये मान लेता है कि अभी डिसाइड करो कि ये कितना साल चलेगा, एक एस्टिमेट करो, एक एस्टिमेशन करो कि कितना साल ये एसेट चलेगा, फिक्स्ड एसेट। जैसे आप एक फर्नीचर खरीदे, ये फर्नीचर कितना साल चलेगा, इसका एक एस्टिमेट अभी करो। 5 साल आपने एस्टिमेट किया, मान लो ये 5 साल, मान लो ये अज्यूम कर लो कि ये 5 साल चलेगा, अब उसके बेस पर आप अकाउंटिंग करते हैं। मतलब अकाउंटिंग में अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स आर इन्वॉल्व्ड विच इज नॉट एक्यूरेट। अरे अजम्पशन तो एक अजम्पशन ही है, कोई पक्का बात तो है नहीं, राइट। एस्टिमेट तो एक एस्टिमेट ही है, वो कभी एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, राइट। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स estimations and assumptions। तो information is not accurate। ओके। एक और चीज क्या होता है, जैसे मान लो आप एक फिक्स्ड एसेट खरीदे, लैपटॉप खरीदे, वो लैपटॉप आपने खरीदा 1 लाख रुपीज में, बट 3 महीना बाद ही उस लैपटॉप का मार्केट प्राइस गिर गया, राइट। मान लो 20,000 गिर गया तो 80,000 हो गया, तो ये 1 लाख से जो 80,000 हो गया ना, अकाउंटिंग बोलता है इसको इग्नोर करो, फिक्स्ड एसेट्स को वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही कंटिन्यू करने बोलता है और खाली उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोलेगा, राइट। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस चेंजेस। ओके। एंड एक और आप आराम से बोल सकते हो कि सर अकाउंटिंग ना एक कॉम्प्लेक्स जॉब है जो हर कोई नहीं कर सकते हैं, तो इट इज कॉस्टली ऑल्सो, एक अलग से पढ़ाई करके उसको करना पड़ता है और हर कोई नहीं कर सकता है। देखो आप लोग अकाउंटेंसी एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एकदम डिटेल में, राइट। तो इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड इट इज कॉस्टली एंड इट इज नॉट वेरी चीप, राइट। तो इट इज कॉम्प्लेक्स। हाउएवर अपने इस सिलेबस को जिस तरह से कर रहे हैं, अपने इस सब्जेक्ट का एकदम मजाक बना के रख देंगे, बहुत आराम से इजीली आपको समझ में आएगा, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, डू नॉट वरी, है ना। जस्ट वो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में लिखने के लिए एक पॉइंट है, ऐसे मान लो। अदरवाइज अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग एंड वेरी इजी। ओके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है ना, सिंपल टर्म में अगर बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या पार्ट है समझ लो। स्टेटमेंट, या इसको सिंपल टर्म्स में बोल लो इनकम स्टेटमेंट, राइट। अपने सिलेबस में अपने जो पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट। क्लास 12 में अपने देखेंगे एक कैश
फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। इनफैक्ट इसके साथ में नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी अपने क्लास 12 में देखेंगे। तो क्या होता है, अपने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सब करने के बाद लास्ट में देखेंगे ट्रायल बैलेंस है ना, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें अपने को नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलेगा। बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें अपने को फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग के पास क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, उस बैलेंसेस का पता चलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली बिजनेस में कैश कैसे जनरेट हो रहा है, राइट, एक्चुअल में कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, कैश कैसे जनरेट हो रहा है और उस कैश को हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, राइट। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट देगा। और नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डिटेल वगैरह देंगे, जो कि हम लोग का पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसका थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा डिटेल वगैरह रहेगा नोट्स में। ओके, सो दिस कंप्राइजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दिस इज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अपने यूज करेंगे स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करने में। ओके, तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप लोग को बोले ना, वो यही है, राइट, एग्जैक्टली यही है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सुनना, एक होता है इंटरनल यूजर्स और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर का मतलब ओनर्स और मैनेजमेंट, जो लोग डिसीजन लेंगे बिजनेस के बारे में, वो लोग हो गए इंटरनल यूजर, राइट। कौन कौन हुए इंटरनल यूजर्स? ओनर्स, मैनेजमेंट, इन लोग का इंटरेस्ट किस चीज में है? इन लोग दोनों का इंटरेस्ट, ओनर्स एंड मैनेजमेंट दोनों का इंटरेस्ट किस चीज में है? प्रॉफिटेबिलिटी में है, राइट। एंड ये लोग इसके बेस पर डिसीजन मेकिंग करेगा फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस को कैसे रन करना उससे रिलेटेड कोई डिसीजन भी लेगा। तो इसीलिए ये लोग इंटरेस्टेड यूजर हो गए। ये लोग का इंटरेस्ट किस चीज में है? सर क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, क्या हालत है, और उसके बेस पर ये लोग क्या डिसीजन लेता है। इसीलिए ओनर इंटरेस्टेड है। और ओनर, देखो ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग अलग भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप एक कोई बहुत स्मॉल बिजनेस होता है ना, छोटा मोटा बिजनेस होता है, जो आप ग्रोसरी शॉप अपने घर के नीचे देखते हो, उसमें ओनर खुद बैठा हुआ है शॉप पर। तो ओनर भी वही है, मालिक भी वही है, और बिजनेस को रन भी वही कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है। तो वो खुद ही ओनर और मैनेजमेंट है। बट जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है, राइट, बहुत बड़ा, कोई सोचो एकदम बहुत बड़ा बिजनेस है, ऐसे सोचो कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को क्या मुकेश अंबानी पूरा चला रहा है, राइट। ओनर अकेला नहीं चलाता है, ओनर अलग है, और उस बिजनेस को रन करने के लिए एक टीम होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट। तो ओनर्स आर सेपरेट, मैनेजमेंट इज सेपरेट। ओके, तो ये लोग दोनों ओनर्स और मैनेजमेंट का क्या चीज में इंटरेस्ट है? वो लोग को बैलेंस शीट, पीएल देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, सो दैट दे टेक डिसीजंस कि बिजनेस को आगे कैसे रन करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो लोग को मिल जाता है। एक्सटर्नल यूजर्स में बहुत लोग हो सकते हैं, अपने कुछ इंपॉर्टेंट वंस का बात करेंगे, एग्जाम में भी आप लोग का इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। और हर एक एक्सटर्नल यूजर का इंटरेस्ट किस चीज में है वो भी अपने बात करेंगे। सबसे पहले बैंक, ओके, सबसे पहले अपने बात करते हैं बैंक का। बैंक क्या होता है? मान लो हम लोग को लोन दिया, हम लोग बैंक से लोन लेके रखे हैं, राइट, या फिर कोई लेंडर, ऐसे समझ लो, लेंडर, लेंडर मतलब जिससे हम लोग लोन लेके रखे हैं, बिजनेस लोन लेके रखा है। तो जब बैंक या कोई लेंडर बिजनेस को लोन देगा, तो वो देखना चाहेगा कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, क्या वो बिजनेस का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, क्या वो बाद में जाके मेरे को मेरा पैसा लौटा पाएगा। बैंक पैसा जब देगा ना, बैंक जब लोन देगा, तो बैंक ये चेक करना चाहेगा क्या इसका पोजीशन ऐसा है कि मेरे को ये रीपे कर पाएगा। ये जो बोलते हैं ना, अबिलिटी टू रीपे, अबिलिटी टू रीपे,
इसको बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशन या सॉल्वेंसी पोजीशन। इसको बोलते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब अबिलिटी, ability to pay the loan, राइट। ये लोग का इस चीज में इंटरेस्ट है, और ये सॉल्वेंसी पोजीशन वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देख के वो लोग को इस बारे में आइडिया लग सकता है कि क्या बिजनेस का ताकत है बाद में पैसा लौटा देने का, राइट। अगर वो लोग को लगेगा हाँ बिजनेस का पोजीशन अच्छा है, तब वो लोग लोन देगा, नहीं तो नहीं देगा, राइट। और कौन इंटरेस्टेड है? क्रेडिटर मतलब सप्लायर, मतलब बिजनेसमैन जहां से गुड्स खरीदेगा ना, बिजनेसमैन किसी चीज का बिजनेस कर रहा होगा, मान लो स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, राइट। तो ये स्टेशनरी वो किसी से खरीदेगा और फिर बेचेगा। जिससे खरीदेगा, मान लो उधार में खरीदा, राइट, उधार में भी खरीद सकता है, बिजनेस में तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, उधार का ट्रांजेक्शन होता है। तो वो उधार में जब खरीदेगा तो सप्लायर को पैसा बाद में देना बाकी रहेगा, पेएबल होगा, लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन वो सामने वाला सप्लायर उधार में क्यों देगा भाई, राइट। वो देखेगा कि यार एक्चुअल में ये पेमेंट मेरा कर पाएगा क्या बाद में, पहले ये चेक करेगा, उसके बाद ही उधार देगा ना, उसके पहले तो उधार नहीं देगा। तो क्रेडिटर जो कि सप्लायर है, वो इंटरेस्टेड है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। उससे वो क्या चेक करना चाहता है? वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहता है बिजनेस का। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब जो उधार का माल लिया है उसका पैसा दे पाएगा क्या। क्रेडिट वर्दीनेस इज सिमिलर टू सॉल्वेंसी, बट वो शॉर्ट टर्म हो गया, बहुत ही शॉर्ट टर्म हो गया। क्रेडिट वर्दीनेस टू पे द क्रेडिटर, इसको बोलते हैं क्रेडिटर, क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस। ना वर्थ है क्या, वर्थ है क्या मतलब लायक है क्या, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहता है क्रेडिटर। और एक इंपॉर्टेंट लिख लो, गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को इस चीज में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस करके जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर उसको कुछ टैक्स देना चाहिए। तो क्या वो मेरे को प्रॉपर टैक्स दे रहा है, राइट। उसके लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना चाहता है, राइट। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस में है? टैक्सेशन। सर और भी कोई यूज है क्या? और भी बहुत सारा यूजेस है, और भी यूजर्स है, और भी बहुत सारा यूजर्स है, और वो लोग का अलग अलग पर्पस है। एक और लिख लेते हैं, इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल, राइट। वो लोग को किस चीज में इंटरेस्ट है? रिटर्न्स, राइट। इन्वेस्टर कौन होता है? जो बिजनेस, किसी अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि वो लोग को रिटर्न मिले, राइट। कुछ उस पर प्रॉफिट ऐड होके मिले, कुछ उसमें रिटर्न मिले। मतलब लाख रुपया दिया तो लाख रुपया के ऊपर 20,000, 10,000, 15,000 कुछ रिटर्न मिले, राइट, लाइक इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टर्स लोग भी हमेशा ऑप्शंस खोजते रहते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट करे। तो वो लोग ये कैसे जज करे कि कौन सा बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए? वो लोग देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बेस पे दे टेक डिसीजन कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो देयर आर इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो लोग को रिटर्न में इंटरेस्ट है, तो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, पब्लिक एट लार्ज हो गया ना ये तो। और क्या यूजर है, ऐसे ही बता रहे हैं, सुनना। और क्या और कौन से यूजर हो सकते हैं? इन जनरल जैसे सर्वे वगैरह होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एग्जैक्टली जीडीपी वगैरह का कैलकुलेशन होता है, राइट। आप लोग इकोनॉमिक्स में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, तो ये सब का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? बिजनेस लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता है, उससे डेटा निकलता है, वो सारा डेटा को यूज करके ही तो वो सारा इंफॉर्मेशन मिलता है ना। तो अलग अलग इंडिसेस है, अलग अलग मेजरमेंट्स होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो इतना सारा डेटा जो चाहिए रहता है, उसमें काफी सारा डेटा इज सप्लाइड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पब्लिक एट लार्ज इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, राइट। एक और है जिसमें डिबेट रहता है कि उसको इंटरनल बोले कि एक्सटर्नल बोले, इसीलिए ये वाला बात आपको लास्ट में बता रहे हैं, राइट। अगर आप लोग को सही बात बोले, एकदम करेक्ट बात बोले, तो एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड यूजर, बट दे आर एक्सटर्नल यूजर्स,
एम्प्लॉइज आर जनरली एक्सटर्नल यूजर्स। क्यों सर? बिकॉज एम्प्लॉइज आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। बट आप लोग के सिलेबस में एम्प्लॉइज को एज एन इंटरनल यूजर रखा गया है, राइट? तो आई एम राइटिंग इट हियर, एम्प्लॉइज को क्या चीज में इंटरेस्ट है? उसको अपना बोनस में इंटरेस्ट है कि क्या प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के बेस पर है ना बोनस दिया जाता है। कभी बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है कि जितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा उसके बेस पर बोनस देंगे एम्प्लॉइज को, उसके बेस पर इंसेंटिव्स देंगे, राइट? तो एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई इस बार कैसा प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग को क्या बोनस और इंसेंटिव अच्छा से मिलेगा, राइट? तो बट बिकॉज एम्प्लॉइज आर नॉट डिसीजन मेकर्स, डिसीजन मेकर एम्प्लॉइज जो है उसको तो अपने मैनेजमेंट बोल दिए। अरे मैनेजमेंट आर ऑल्सो वैसे तो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बोला ना बड़े बड़े कंपनी में मैनेजर्स रखा जा सकता है। मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। तो मैनेजर इज वैसे तो एम्प्लॉय ओनली, बट मैनेजर इज अ मैनेजमेंट का पार्ट, तो वो मैनेजमेंट में आ चुका। अदर देन दैट जो एम्प्लॉइज है वो लोग तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग तो बिजनेस को रन करने में इन्वॉल्व है, राइट? बिजनेस का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट डिसीजन वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो दोज एम्प्लॉइज आर एक्चुअली एक्सटर्नल यूजर, प्रैक्टिकली अगर आपको सही सही बोले तो। बट आप लोग के क्योंकि सिलेबस में बहुत जगह एम्प्लॉइज को इज एन इंटरनल यूजर माना गया, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं और साथ में एक नोट आप लोगों को दे रहे हैं। एम्प्लॉइज आर नॉट involved in decision making, so they can also be sometimes treated as external. Okay, what are the qualitative characteristics of accounting information? Qualitative characteristics, राइट? आप लोग अपने हिंदी में पढ़े होंगे चरित्र चित्रण, राइट? उसकी खूबियां बताइए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग का नहीं बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऊपर बात कर चुके हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो जब भी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो ऐसा बनना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग उस पर विश्वास कर सकें, हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, वो रिलायबल हो, राइट? पहला पॉइंट सर, एक तो वो रिलायबिलिटी का चेक होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी रिलायबिलिटी ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब हम लोग रिलाई कर सके, मतलब हम लोग ट्रस्ट कर सके, उसमें गलत सलत अनशन नहीं लिखा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नंबर्स बता रहा है, जो प्रॉफिट बता रहा है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, वो सही होना चाहिए ताकि हम लोग उस पर विश्वास कर सकें। ये खूबी होना चाहिए सर उसमें, ठीक है? कभी कभी बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत छोटा मोटा छोटा 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 ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, राइट? पूरे साल भर में मान लो स्टेशनरी का खर्चा हुआ 120 रुपया, से फॉर एग्जांपल। हो सकता है पॉसिबल यार बिजनेस ऐसा है कि स्टेशनरी का खर्चा ज्यादा नहीं होता है, सारा काम ऑनलाइन होता है, ऐसा बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेसेस है, राइट? तो बिजनेस में टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स, गुड सेल हो रहा है 5 करोड़ का, मान लो 5 करोड़ का सेल्स है, परचेज है, प्रॉफिट है 50 लाख का, 50 लाख का प्रॉफिट है, और उसके बीच में एक स्टेशनरी का खर्चा है 120 रुपया का। अब ये स्टेशनरी का खर्चा 120 रुपया हुआ, ये हम लोग को अलग से मालूम होना कोई जरूरी नहीं है, बहुत इररिलेवेंट बात है ना। अरे एक स्टेक होल्डर, एक यूजर जो इतना सारा अपने यूजर का बात किए, इन लोग को ये जान के क्या कोई फायदा होगा क्या कि अरे स्टेशनरी का खर्चा 120 रुपया हुआ है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कोई ज्यादा रेलिवेंट बात नहीं है, राइट? स्टेशनरी का जो खर्चा 120 रुपया हुआ है ना, इसका रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, राइट? ताकि नेट प्रॉफिट जो आए वो करेक्ट आए। लेकिन अलग से स्टेशनरी 120 हुआ है ये मालूम होना जरूरी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में जा सकता था, अलग से प्रिंटिंग स्टेशनरी 120 रुपया दिखना जरूरी नहीं है, राइट? मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? व्हेन आई से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बहुत छोटा 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 बेमतलब का बात जो कि इररेलेवेंट है, वो सब
बकवास नहीं भरा हुआ रहे, काम का बात रहे, जो एक देख के हम लोग को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा बात रहे, इसको अपने बोलते हैं रेलिवेंस। उसमें रेलिवेंस का खूबी होना चाहिए उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तीसरा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि सर देख के समझ में आए, है ना। बात तो आप जो लिखे हैं वो करेक्ट लिखे हैं, बात तो आप जो लिखे हैं वो रेलिवेंट लिखे हैं, बट इस तरह से दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ चीज क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो तो बेकार हो गया ना। मतलब एक और खूबी होना चाहिए कि सर वो समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी। और एक लास्ट होता है सर, मतलब आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो रिलायबल भी है, विश्वास कर सकते हैं, और एकदम रेलिवेंट रेलिवेंट बात लिखा हुआ है, बकवास नहीं लिखा हुआ है, और हम लोग को समझ में भी आ रहा है। बट वो जिस तरह से बना हुआ है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि किसी दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो काम का नहीं है, राइट। मतलब वो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल जो है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कि अपने पढ़ने वाले हैं, वो सबको फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बना हुआ होना चाहिए। जब सारे एंटिटी एक साथ एक जैसा मेथड यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे ना, तब हम लोग दो एंटिटी को कंपेयर कर पाएंगे। सोचो यू आर एन इन्वेस्टर, आपके पास मान लो 2 लाख रुपया है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप 2 लाख रुपया कहां इन्वेस्ट करोगे? जो अच्छा कंपनी होगा उसमें इन्वेस्ट करोगे, जो अच्छा बिजनेस होगा उसमें इन्वेस्ट करोगे। पर बिजनेस अच्छा है कि नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। मान लो आपके पास 2 कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप जब वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे, तो आप कंपेयर तो तब कर पाओगे ना जब दोनों एक ही मेथड यूज करके बना है। मान लो एक कंपनी ए है जो एक अलग मेथड से बना है, कंपनी बी है जो एक अलग मेथड से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो ये दोनों मेथड का जो रिजल्ट आएगा वो भी अलग अलग ही आएगा, वो कंपेरेबल नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बिजनेसेस को एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसको अपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से पढ़ेंगे अभी आगे, राइट। तो एक और खूबी जो होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो है सर, खूबी जो है वो है कंपेरेबिलिटी। Okay, so there should be some qualitative characteristics. These are the 4 qualitative characteristics that should be there in a financial statements. Okay, systems of accounting. Systems of accounting में वैसे तो बोल दिया सर, 2 तरीका है, एक है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक इटालियन मिस्टर ल्यूका पैक्योली थे, वो 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का उद्घाटन किए थे, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताए थे, एंड तब से पूरे ग्लोबली उनके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, और अकाउंटिंग का कुछ गाइडलाइंस बेस किया हुआ है, इसको बेस करके ही थ्रू आउट द वर्ल्ड अकाउंटिंग किया जाता है। अपने जो पढ़ने वाले हैं ना अकाउंटिंग का, जो अपने प्रैक्टिकल्स में मूव करेंगे, वो अपने एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे होंगे, डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे होंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, ये जो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताया ना ब्रीफ, बस उतना अभी यहां पर इतना ही पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि सर डबल एंट्री सिस्टम ऐसा करेगा कि हर एक ट्रांजैक्शन का ना 2-2 इफेक्ट होगा, डबल डबल इफेक्ट होगा, और वो डबल डबल इफेक्ट को, दोनों इफेक्ट को अपने को रिकॉर्ड करना रहेगा। इस बारे में डबल एंट्री सिस्टम बात करेगा, राइट। हर एक ट्रांजैक्शन का 2-2 इफेक्ट होगा, डबल डबल इफेक्ट होगा, और वो दोनों ट्रांजैक्शन का अपने को, दोनों इफेक्ट का अपने को रिकॉर्डिंग करना रहेगा। दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, और अपने इसको फॉलो करते हुए जाएंगे तो देखेंगे कितना मजे से पूरा अकाउंटिंग होते चले जा रहा है, और लास्ट में अपना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एकदम आराम से अच्छे से बन गया। ओके, और एक दूसरा सिस्टम होता है, एक्चुअली ये कोई सिस्टम नहीं होता सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब सर ऐसा सिस्टम जो डबल एंट्री को फॉलो नहीं किया। सिंगल एंट्री का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें डबल एंट्री का सारा रूल फॉलो नहीं किया गया। 2-2 इफेक्ट देना था, 2 में से 1 इफेक्ट नहीं दिया, या दोनों इफेक्ट नहीं दिया,
राइट, या फिर दोनों इफेक्ट अलग तरीके से दिया, राइट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ, राइट, वे डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल। देयर इज नो सिस्टम कॉल सिंगल एंट्री, सीधा सीधा बात है भैया, डबल एंट्री से बनाना चाहिए था, आप डबल एंट्री फॉलो नहीं किए, मतलब आपका बुक्स तो सिंगल एंट्री है, मतलब सिंगल एंट्री मतलब प्रॉपर रूल फॉलो करके नहीं बना, सिंपल सा बात है, बस इतना सा ही बात जानना है। आगे अपने नेक्स्ट अपने करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।